हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोशिका। कोशिका के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कोशिका किस प्रकार से होती है, इसकी खोज किसने की है। सबसे पहले ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक के अंतर्गत लेंगे, ठीक है ना। तो चलो और ज़्यादा समय हम खराब न करते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका। कोशिका को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका जो है, इस कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहने का अर्थ है कि जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जीवन की मौलिक इकाई मतलब हम कुछ बातें समझेंगे कि इसका मतलब होता है संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई कहने का अर्थ है स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब पूरी बॉडी का जो निर्माण होता है, पूरे शरीर का जो निर्माण होता है, वो निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इसे कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कार्यात्मक इकाई। कहने का अर्थ है कि शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य कौन संपन्न करेगी? तो कोशिका संपन्न करेगी। अर्थात इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। मतलब संपूर्ण कार्य करने की क्षमता किसके अंदर होती है? तो होती है कोशिका के अंदर। किसके अंतर्गत होती है? कोशिका के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इसे अनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। अनुवांशिकी मतलब हम नए जीव की बात करते हैं। नए जीव का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के द्वारा होता है। अर्थात इसको हम जेनेटिकल यूनिट भी कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु एक कोशिका होती है और जब इन आपस में मिलते हैं, इनका संयोजन होता है, इनका युग्मन होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है और उसी जायगोट से आगे चलकर एक शिशु का निर्माण होता है। आगे अगर बात करें तो इस कोशिका के चारों तरफ एक आवरण होता है। इस आवरण को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब अर्ध का मतलब होता है आधा और पारगम्य का मतलब होता है पार करना। आधा पार करेगी, आधा क्या कर लेगी? रोक लेगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो आवश्यक चीजें हैं उनको आने देगी, जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें रोक लिया जाएगा। कहने का सिंपल सा अर्थ है, जैसे आपने चाय छानने वाली छलनी देखी होगी, उस छलनी में हम बात करते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है? चाय आवश्यक रहती है तो चाय को नीचे जाने देती है। पत्ती हमारे लिए, चाय पत्ती जो रहती है वो आवश्यक नहीं होती है, तो उसे क्या कर लिया जाता है? रोक लिया जाता है। वैसे हमारी कोशिका के अंदर जैसे हम बात करें कि ये हमारी कोशिका है, तो कोशिका के चारों तरफ एक अर्धपारगम्य झिल्ली रहती है। तो इसमें आवश्यक चीजों को आने दिया जाएगा और अनावश्यक चीजों को क्या कर लिया जाएगा? रोक लिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, इसके अंतर्गत स्वतः जनन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? स्वतः जनन की। स्वतः जनन की क्षमता कहने का मतलब कि अपने आप से, स्वतः का मतलब होता है अपने आप से, खुद से, स्वयं से जनन करने की क्षमता पाई जाती है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाती है, हम समझ रहे हैं जैसे कि हमारा हाथ है, यहाँ पर हमने काट लिया है या ट्रेंड चलता ही आजकल हाथ काटने का, तो यहाँ की जो कोशिकाएं रहेगी वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। लेकिन अभी आपको बताया कि हमारा संपूर्ण शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसके पीछे की जो कोशिका रहेगी ये अपने आप से जनन करने लग जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि ये किसी का इंतजार करेगी या पूछने का या बोलने का वेट करेगी, अपने आप से जनन करने का काम चालू कर देगी। धीरे धीरे यहाँ पर जनन होगा और ये जो घाव रहेगा वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? भर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है स्वतः जनन की क्षमता। क्या कहा जाता है? स्वतः जनन की क्षमता। तो हम संपूर्ण कोशिका की अगर परिभाषा की बात करें तो कोशिका को जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं तथा इसके चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं तथा इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता उत्पन्न होती है। मतलब ये अपने आप से जनन कर लेगी। ये थी कोशिका की परिभाषा। सिंपल सी बात है, कार्यात्मक इकाई मतलब कार्य करने की क्षमता और अनुवांशिकी इकाई मतलब कि नए जीव के निर्माण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। जो अंडाणु होता है और जो शुक्राणु होता है ये दोनों कोशिकाएं होती है, जब आपस में मिलती है तो एक नए जीव का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं खोज। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी है, सन 1665 में करी है। कब करी है? सन 1665 में। लेकिन जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी तो वो कोशिका मृत कोशिका थी, क्योंकि जब उसको खोजा गया था उस समय पर हम बात करते हैं इसके अंदर के जीव द्रव्य नजर नहीं आ रहा था। क्या नजर नहीं आ रहा था? जीव द्रव्य। मतलब इसका जीव द्रव्य क्या हो चुका था? मर चुका था। इसका जीव द्रव्य क्या हो चुका था?
मर चुका था, तो ये वाली कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो इस समय पर हम बोल सकते हैं कि जब रॉबर्ट हुक ने खोज करी है तो वो केवल किसकी करी थी? तो वो करी थी उन्होंने कोशिका भित्ति की। किसकी करी थी? कोशिका भित्ति की। लेकिन हम बोल सकते हैं कि कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। और कब खोजा? सन 1665 में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसमें खोजा था? तो लकड़ी की छाल से इसको अलग किया था, पृथक किया था, जिसको हम बोल सकते हैं उस पौधे का नाम क्यूरेकस सुबेर से अलग किया था। किससे अलग किया था? क्यूरेकस सुबेर से। मतलब सबसे पहले जब कोशिका की खोज की गई थी तो वो की गई थी क्यूरेकस सुबेर नामक पौधे से, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि उसकी लकड़ी की छाल से उसे अलग किया गया था। इसलिए हम इसको कार्क भी बोल सकते हैं। मतलब इसको किससे अलग किया था? तो कार्क से अलग किया था। किससे अलग किया था? कार्क से। और वो कोशिका कैसी थी? मरी हुई थी। कैसी थी? मरी, क्योंकि उसका जीव द्रव्य क्या हो चुका था? मर चुका था। और कोशिका के अंदर जीव द्रव्य अगर मर गया तो ये समझो कि कोशिका की किसी भी प्रकार की क्रियाएं संपन्न नहीं होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है। हम बात कर रहे हैं कोशिका को जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं आनुवांशिक इकाई कहते हैं। इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, जो कौन सा होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली का। अर्ध का मतलब मैंने आपको बताया आधा होता है, पारगम्य का मतलब होता है पार करना। नेक्स्ट, इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है। हमारे शरीर में कहीं पर भी घाव लगते हैं, चोट लगते हैं, तो अपने आप से क्या हो जाता है? जनन करने की प्रक्रिया चालू करती है, और जिससे कि वो घाव हमारे शरीर में क्या हो जाता है? भर जाता है। अगर ऐसी क्षमता नहीं होती तो आज हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर पर, संपूर्ण शरीर पर कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर घाव ही बने रहते हैं या चोटें बने रहती। ठीक है। खोज किसने करी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी है। ठीक है। किसमें, कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। ठीक है ना। किसमें से करी थी? तो लकड़ी की छाल से अलग किया गया था। पौधे का नाम है क्यूरेकस सुबेर। और कब करी थी? सन 1665 में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन ये मरी हुई कोशिका की खोज करी। जीवित कोशिका की बात करें कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? तो जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। किसने करी थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कोशिका की खोज करी थी, जीवित कोशिका की। बात को ध्यान से हमारे को सुनना है और अपने अंदर उतारने की कोशिश करना है। जीवित कोशिका की खोज किसने करी है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और उस जीवित कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु और जीवाणु। क्या है? शुक्राणु और जीवाणु। मतलब हम बोलकर आए हैं कि शुक्राणु भी एक कोशिका है और अंडाणु भी क्या है? कोशिका। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुक्राणु और जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और इसी को जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है कोशिका विज्ञान, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इनके जनक आते हैं। तो कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाए? आधुनिक मतलब मॉडर्न, आज के समय की हम बात करते हैं। तो आज के समय कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे? तो स्वान कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? स्वान। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोशिका विज्ञान के जनक। हमने ये बात करी है तो ये पूरे वर्ल्ड की हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड में कोशिका विज्ञान के जनक कौन रहेंगे? रॉबर्ट हुक। आज के कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? स्वान। और भारत में कोशिका विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं ए.के. शर्मा। कौन हो जाते हैं? ए.के. शर्मा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया है? तो कोशिका विज्ञान शब्द दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने। ठीक है ना। ये सामान्य जानकारी की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम कोशिका के अंदर जाएंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, किस तरीके की संरचना रहती है, ये सारी चीजों का अध्ययन हम करेंगे। अब कोशिका के अवलोकन की बात आती है। नेक्स्ट हेडिंग अपने पास में कोशिका का अवलोकन। समझो इस बात को, क्या है कि कोशिका की अगर बात करते हैं तो सभी जीवों में कोशिकाएं पाई जाती है, हमारे पता है। लेकिन सभी कोशिकाओं का आकार समान नहीं होता है। सभी कोशिकाएं अपने अपने कार्य के अनुसार अपना अलग अलग आकार रखती है, अलग अलग संख्याएं रखती है। तो उसमें हम थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं। जिस सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेडलावी या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी रहेगी? तो माइकोप्लाज्मा लेडलावी, माइकोप्लाज्मा लेडलावी या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पीपीएलओ का पूरा नाम होता है
प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो प्लूरोन्यूमोनिया के समान जो जीव रहेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, माइकोप्लाज्मा। मतलब सबसे छोटी कोशिका का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। क्या बताना है, पीपीएलओ। इनका सामान्य आकार जो होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे जो बड़ी कोशिका रहेगी वो सबसे बड़ी कोशिका रहती है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा रहेगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। पहले ही आपको बोलकर आए हैं कि अंडाणु को हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका। शुतुरमुर्ग एक जानवर है, उस जानवर के अंडे की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसका जो आकार होता है वो होता है 11/17 सेंटीमीटर। कितना आकार होगा, 11/17 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लंबी पादप कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी जो पादप कोशिका रहेगी वो रहती है बोहमेरिया नीविया। बोहमेरिया एक पादप का नाम है। बोहमेरिया नीविया एक किसका नाम है, पादप का। इस पादप की सबसे इस पादप की जो तंतु कोशिका रहेगी, क्या रहेगी, तंतु कोशिका। तंतु कोशिका का मतलब होता है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका रहेगी, तंत्रिका कोशिका। तो सबसे लंबी पादप कोशिका जो होती है वो बोहमेरिया नीविया की तंतु कोशिका होती है और इसका जो आकार होता है ये होता है 55 सेंटीमीटर। क्या होता है, 55 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट बात करें, शुरू से बात करते आ रहे हैं, ध्यान देना। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लिडलावी या माइकोप्लाज्मा गिलिसेप्टिकम, इसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होगा, 0.1 माइक्रोमीटर। चलो नेक्स्ट बात, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। क्या होता है, 11/17 सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। नेक्स्ट, सबसे लंबी पादप कोशिका बोहमेरिया की नीविया की तंतु कोशिका और इसका आकार होता है 55 सेंटीमीटर। कितना होगा, 55 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबी जंतु कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी जंतु कोशिका होती है मानव की तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कौन सी रहेगी, मानव की तंत्रिका कोशिका। क्यों, क्योंकि हमारे मस्तिष्क से लगाकर हमारे पूरे अंग तक, एक एक अंग तक पहुंची हुई है। तो इसको ही हम कहते हैं सबसे लंबी कोशिका। और सबसे लंबी जंतु, सभी जंतुओं में सबसे लंबी कोशिका कौन सी रहेगी, तो मानव की तंत्रिका कोशिका। और इसका आकार कितना रहता है, इसका आकार रहता है 90 सेंटीमीटर। कितना रहता है, 90 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी जो पादप कोशिका रहेगी, सबसे बड़ी पादप, अभी हमने बात करी है सबसे लंबी पादप कोशिका की, अभी हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी पादप कोशिका। तो सबसे बड़ी जो पादप कोशिका रहती है वो रहती है एसिटाबुलेरिया। कौन रहती है, एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो है ये शैवाल है। क्या है, शैवाल। इस शैवाल की बात कर रहे हैं, एसिटाबुलेरिया एक शैवाल है। ये सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, सबसे बड़ी। तो ठीक है बच्चों, हमने जितनी भी बात करी है यहाँ से लगाकर यहाँ तक की सारी बातों को मैं एक बार और आपके सामने दोहरा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, सारी बातें हमारे को क्लियर होनी चाहिए, हमारे को रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हमारे को केवल समझना है। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। सबसे शुरू की बात कर रहे हैं, कोशिका को हम सेल कहते हैं। सेल मतलब एक बहुत सारी ऐसे तो अलग अलग प्रकार में सेल पाई जाती है, लेकिन हम अपने बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं। जो कोशिका को हम क्या कहते हैं, सेल। ठीक है ना, इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। चलो नेक्स्ट बात, मौलिक इकाई कहने का मतलब क्या काम है, तो मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी की संरचना कौन करती है, कोशिका करती है, इसलिए संरचनात्मक इकाई कहते हैं। पूरी बॉडी के कार्य कौन करती है, कोशिका करती है, इसलिए इसे कार्यात्मक इकाई कहते हैं। नए जीव का निर्माण कौन करती है, कोशिका करती है, इसलिए इसे अनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी की इकाई। चलो, इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण। उस आवरण को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। मैंने बताया था कि अर्धपारगम्य का मतलब होता है आधा पार करना और आधा रोक लेना। किसको रोक लेना, तो जो हमारी बॉडी के लिए अनावश्यक चीजें होती है, अनुपयोगी चीजें होती है, उन्हें क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। और जो आवश्यक होती है उन्हें क्या कर लिया जाता है, जाने दिया जाता है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्वतः जनन की क्षमता होती है। ठीक है ना, खोज किसने करी, सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने करी। कब करी, सन 1665 में। कब करी है, सन 1665 में। कहां से करी थी, तो लकड़ी की छाल से अलग किया था, इसलिए ये मृत कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, मृत, क्योंकि इसके अंदर जीव द्रव्य क्या हो गया है, मर गया है। और किसी भी कोशिका के अंदर का जीव द्रव्य अगर मर जाता है तो उस कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार की क्रियाएं संपन्न नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, तो जीवित कोशिका की खोज करी थी एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। किसने करी है, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। और इसका नाम क्या है, शुक्राणु और जीवाणु। क्या है, शुक्राणु और जीवाणु। चलो
कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? स्वान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वान को, ठीक है ना। भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा। हम पहले जो बात करी थी वो वर्ल्ड के लिए है, और भारत में कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? A.K. शर्मा। कोशिका विज्ञान शब्द की बात करें तो कोशिका विज्ञान शब्द दिया था हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने, ठीक है ना। कोशिका का अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है कि जितनी भी कोशिकाएं होती है सबका आकार समान नहीं होता है, इनका आकार निश्चित करता है इनके कार्य पर। किस पर निश्चित करेगा? कार्य पर। जिस कोशिका का जिस प्रकार से कार्य रहेगा उसका आकार उस समान रहता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलावी या माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकम, जिसे पीपीएलओ के नाम से जाते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका जो आकार होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, इसका जो आकार होता है 11/17 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी लंबी जंतु कोशिका वो होती है मानव की तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर। सबसे लंबी पादप कोशिका बोहमेरिया निविया की तंतु कोशिका, आकार होता है 55 सेंटीमीटर। कितना होता है? 55 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबसे लास्ट बात आती है सबसे बड़ी पादप कोशिका एसिटाबुलेरिया की होती है, और ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के शैवाल। चलो ठीक है, यहाँ तक की हमने चर्चा करी है। आज के लिए इतना काफी है। हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की चर्चा करेंगे और संपूर्ण रूप से कोशिका को हम इस प्रकार से समझेंगे, ठीक है।